नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। गणतंत्र दिवस पर सीएम भूपेश बघेल ने जगदलपुर में झंडा फहराया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने परेड का निरीक्षण किया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश के लोगों के लिए कई बड़ी घोषणाएं भी की हैं। सीएम ने अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगारों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया है। सीएम ने महिला समूहों, महिला उद्यमियों, महिला व्यवसायियों और महिला स्टार्टअप के लिए नई योजना बनाई जाएगी, ऐसा ऐलान किया। संस्कृति और विरासत को सहेजने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग का गठन भी किया जाएगा। रायपुर एयरपोर्ट में यात्री सुविधाओं को बढ़ावा देने और विकास के लिए एरोसिटी विकसित किया जाएगा। ग्रामीण उद्योग नीति बनाई जाएगी। औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित इकाइयों को संपत्ति कर के भार से मुक्त किया जाएगा। खारू नदी पर उत्कृष्ट रिवर फ्रंट विकसित किया जाएगा। बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए नया सिस्टम बनाया जाएगा। आदिवासी पर्व सम्मान निधि छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज की संस्कृति एवं पर्वों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध रही है। मैं इस क्रम में घोषणा करता हूं कि आगामी वित्त वर्ष से सरकार बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग एवं प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समाज के पर्वों के उत्तम आयोजन के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को 10,000 रुपये प्रति वर्ष प्रदान करेगी। कि अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगारों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। महिला समूह, महिला उद्यमों, महिला व्यवसायियों, महिला स्टार्टअप को व्यापार उद्योग स्थापित करने हेतु नवीन योजना आरंभ की जाएगी। छत्तीसगढ़ की संस्कृति और विरासत को सहेजने और संजोने के बाद छत्तीसगढ़ को प्रगति के पथ पर अनवरत आगे बढ़ाने के लिए राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग का गठन किया जाएगा। एयरपोर्ट में यात्री सुविधाओं को बढ़ावा देने, एयरपोर्ट क्षेत्र के वाणिज्यिक विकास और रोजगार सृजन के लिए मैं स्वामी विवेकानंद विमानतल के पास एरो सिटी विकसित किए जाने की घोषणा करता हूं। छत्तीसगढ़ में कुटीर उद्योग आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, रोजगार और लोगों की आय बढ़ाने के लिए ग्रामीण उद्योग नीति बनाई जाएगी। उद्योग विभाग द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित इकाइयों को संपत्ति कर से उद्योग विभाग द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित इकाइयों को संपत्ति कर के भार से मुक्त किया जाएगा। रायपुर और दुर्ग जिले के जीवनदायिनी और जन आस्था का केंद्र खारून नदी व्यापार और मनोरंजन का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। खारून नदी पर उत्कृष्ट रिवर फ्रंट विकसित करने की घोषणा मैं करता हूं। छत्तीसगढ़ भवन अन्य सन्निमान कर्मकार कल्याण मंडल में लगातार 3 साल पंजीकृत निर्माणी श्रमिकों को स्वयं मकान बनाने हेतु 50,000 रुपये अनुदान देने की नई योजना लाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ की जनता की अगाध आस्था भांचा राम माता कौशल्या में है। मैं घोषणा करता हूं कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय रामायण मानस मंडल महोत्सव का आयोजन करवाएंगे। छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की धरती है, अतः मैं प्रतिवर्ष संतखुरी में कौशल्या महोत्सव आयोजन करने की घोषणा करता हूं। वहीं सीएम भूपेश बघेल के बेरोजगारी भत्ता देने पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने हमला बोला है सरकार पर। बेरोजगारी भत्ते की घोषणा पर निशाना साधा है। रमन सिंह ने कहा है कि मां बमलेश्वरी की धरती पर राहुल गांधी ने 2018 के घोषणा पत्र में पहले ही बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया था, लेकिन आज दाऊ भूपेश बघेल चुनावी साल में दोबारा ये घोषणा करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं? 4 सालों में जिस कांग्रेस ने सिर्फ घोषणा की, उनसे क्रियान्वयन की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। छत्तीसगढ़ प्रदेश में आने वाले चुनाव को देखते हुए इस प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने फिर से युवाओं को साधने के लिए अगले सत्र से बेरोजगारी भत्ता देने की बात की। लेकिन आपने घोषणा पत्र में गंगा जल लेकर बात किया था कि सारे बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, लेकिन आज 4 सालों से किसी भी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपया नहीं दिया गया। इन 4 सालों में मुख्यमंत्री जी आप सोए रहे या कांग्रेस की सरकार सोई रही, जो आज
फिर से चुनाव आ रहा है तो आपको युवाओं की याद आ रही है। ये युवा वर्ग समझ चुका है कि आप किस प्रकार से छल करते हैं, कूट रचना करते हैं। आवल लगे बारात तो ओटल लगे कपास। आज छत्तीसगढ़ का हर छत्तीसगढ़िया युवा आपको समझ चुका है। अब तो युवाओं की जवाब देने की बारी है। कि राज्य सरकार ने आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री ने आज घोषणा की है कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा और ये नए वित्तीय वर्ष से चालू होगा। मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा युवाओं के हित में की है जो बेरोजगार हैं, जिन्हें नए रोजगार की तलाश है। पर इसके अलावा एक बात और है कि छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगारी की दर है वो सिर्फ 0.6% है, जो ना के बराबर है। तो मुझे लगता है कि हम रोजगार देने पर भी ध्यान देंगे और उसके साथ साथ जो थोड़े बहुत बेरोजगार छत्तीसगढ़ में हैं उनका भी ध्यान रखेंगे। तो ये कह सकते हैं समावेशक विकास की ओर छत्तीसगढ़ की सरकार का एक कदम है। और अधिक चर्चा के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे। डिप्टी एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। अभिषेक, बेरोजगारी भत्ते के ऐलान को हम अच्छी पहल कह सकते हैं, एक बड़ा ऐलान कह सकते हैं सीएम भूपेश बघेल का, लेकिन सियासत इसलिए हो रही है क्योंकि सरकार ने सरकार बनने के साथ ही इसका ऐलान कर दिया था। अभिषेक, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या? लगता हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। हम फिर से कोशिश करेंगे डिप्टी एडिटर अभिषेक शुक्ल से बातचीत करने की और समझेंगे कि क्यों आखिर बेरोजगारी भत्ते के ऐलान पर छत्तीसगढ़ में यूं सियासत हो रही है। आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो चुके हैं। सीएम भूपेश बघेल ने एक बड़ा ऐलान किया है कि आने वाले वित्तीय वर्ष से हर महीने बेरोजगारों को सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी। वहीं इस पर बीजेपी हमलावर है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने हमला बोला है और कहा है कि मां बमलेश्वरी की धरती पर राहुल गांधी ने 2018 के घोषणा पत्र में पहले ही बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान कर दिया था, लेकिन आज सीएम भूपेश बघेल चुनावी साल में दोबारा ये घोषणा करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं। वो आगे कहते हैं कि 4 सालों में जिस कांग्रेस ने सिर्फ घोषणाएं की, उनसे क्रियान्वयन की उम्मीद नहीं की जा सकती है। और हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इस ऐलान के बाद मध्य छत्तीसगढ़ में सियासत उबाल पर। अधिक चर्चा के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं डिप्टी एडिटर अभिषेक शुक्ल। अभिषेक, एक बड़ा ऐलान सीएम भूपेश बघेल की तरफ से, लेकिन घोषणा पत्र में पहले से ही ये वादा किया गया था और इसलिए इस पर सियासत भी। बिल्कुल, देखिए, बेरोजगारी भत्ता छत्तीसगढ़ के उन बड़े मुद्दों में से है जो पिछले 4 साल से भाजपा लगातार उठाती रही है और कांग्रेस इसका जवाब देती रही है कि आने वाले समय में पूरा होगा, जल्द पूरा होगा। लेकिन आखिरकार मुख्यमंत्री ने आज 26 जनवरी के मौके पर इसकी घोषणा कर दी और कहा कि अगले फाइनेंशियल ईयर से बेरोजगारों को भत्ता मिलने लगेगा। लेकिन उसी पर बीजेपी ने फिर से सवाल एक बार उठा दिया। पूर्व सीएम ने ट्वीट किया और कहा कि ये घोषणा तो पहले भी राहुल गांधी कर चुके हैं, तो अब इसमें नई बात क्या है। फिर से उसी बात को दोहराना, फिर से उसको घोषणा करना। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस बात पर कहा है कि जो अगला फाइनेंशियल ईयर होगा उससे ये बेरोजगारी भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन सियासत है और एक बड़े मुद्दों में से है, चुनावी साल है, ये मुद्दा इतनी आसानी से सुमित ठंडा पड़ने वाला नहीं है। राज्य सरकार आने वाले समय में बजट में भी इसका प्रावधान कर सकती है और करना ही होगा, क्योंकि नए फाइनेंशियल ईयर से अगर ये बेरोजगारी भत्ता यहाँ पर देना है तो सियासत होगी, कुछ न कुछ उसमें कमी जरूर बीजेपी भी निकालेगी, सियासत होगी। और इतनी आसानी से बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि यूथ वोटर्स को लुभाने की कोशिश दोनों ही दल पूरी तरह से करेंगे। जी अभिषेक, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते, राजधानी रायपुर की पुलिस परेड ग्राउंड में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने झंडा वंदन किया और इसके बाद प्रदेशवासियों को संबोधित किया। राज्यपाल ने कहा कि सरकार की नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों, अभियानों से प्रदेशवासियों का सशक्तिकरण हुआ है। छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र, प्रतिमा, राज्यगीत, राज्य की गमछा और माटी पूजन से सरकार ने मातृशक्ति का मान बढ़ाया है। प्रदेश में नक्सलवादी गतिविधियां नियंत्रित हुई हैं और नक्सलवादी सामाजिक जीवन में लौटने लगे हैं। उन्होंने युवा, महिला, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य क्षेत्रों में राज्य सरकार के प्रयासों की तारीफ की।
गणतंत्र दिवस के मौके पर शौर्य, पराक्रम और उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों का राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सम्मान किया है। पदक देकर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया है। पुलिस सेवा वीरता पदक 2022 कई पुलिसकर्मियों को मिले। मालिकराम अलरिक लकड़ा, निरीक्षक महेंद्र पोटाई, सुक्कूराम नाग, उप निरीक्षक शहीद जयलाल उइके, शहीद कानेर सिंह उसेंडी, शहीद श्याम किशोर शर्मा, एसपी अभिषेक पल्लव, राम अवतार पटेल, दलेश्वर कुमार सोनवारी, हजारीलाल मौर्य, सुक्कूराम लुटेरी, बालराम उसेंडी, राजकुमार सलाम, हरिशंकर प्रताप सिंह कुंवर को पुलिस वीरता सेवा पदक से सम्मानित किया गया। डॉक्टर संजीव शुक्ला, विष्णु प्रसाद देशमुख, पी सुंदरराज, ओम प्रकाश पाल, राजेश कुकरेजा, विजय कुमार पांडे, रतिराम नेताम, राम नरेश यादव, जितेंद्र सिंह, खेमराज जैन एन रमैया राव, जयंत कुमार पैखरा को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह ने झंडा फहराया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अनुपस्थिति में संगठन ने रमन सिंह को झंडा फहराने की जिम्मेदारी दी। छत्तीसगढ़ के राजभवन में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने झंडा वंदन किया, साथ ही जवानों की सलामी ली। रायपुर स्थित राजीव भवन में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने झंडा फहराया। रायपुर स्थित बीजेपी के प्रदेश दफ्तर में कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। वहीं कवर्धा जिला मुख्यालय में आन बान शान से तिरंगा फहराया गया। मंत्री मोहम्मद अकबर ने ध्वजारोहण किया। जांजगीर के हाई स्कूल मैदान में संसदीय सचिव चंद्रदेव प्रसाद राय ने ध्वजारोहण किया है। धमतरी के एकलव्य खेल परिसर में गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। धरसीवा विधायक अनीता शर्मा ने राष्ट्र ध्वज फहराया। दुर्ग मंत्री रविंद्र चौबे ने ध्वजारोहण किया। सुकमा में मंत्री कवासी लखमा ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। वहीं कोरबा में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह मनाया गया। मनेन्द्रगढ़ विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने ध्वजारोहण किया। कांकेर में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर संसदीय सचिव शिशुपाल सोरी ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। बलौदाबाजार में संसदीय सचिव शकुंतला साहू ने तिरंगा फहराया। राजनांदगांव में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने ध्वजारोहण किया, वहीं परेड की सलामी ली। 15 प्लाटून ने परेड में हिस्सा लिया। अंबिकापुर में संसदीय सचिव पारसनाथ राजवाड़े ने तिरंगा फहराया। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। गरियाबंद में नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। मनेन्द्रगढ़ जिला बनने के बाद गणतंत्र दिवस का पहला मुख्य समारोह का आयोजन किया गया था। वहीं गरियाबंद के राजिम में सैकड़ों किसानों ने तिरंगा ट्रैक्टर रैली निकाली और ये रैली अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा ने संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली के देशव्यापी आह्वान पर निकाली। किसान नेता तेजराम विद्रोही ने बताया कि केंद्र सरकार सभी किसानों को 12 महीने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए गारंटी कानून लागू करे। देखिए, बड़ी संख्या में किसान तिरंगा ट्रैक्टर रैली निकाले हैं और पूरा नगर भ्रमण किए हैं और एक ही मांग उनको कर रहे हैं कि सभी फसलों को न्यूनतम कानून के तहत समर्थन मूल्य की मांग कर रहे हैं। तमाम किसान यहाँ पर मौजूद है। क्या प्रमुख मांगे हैं आपकी? देखिए, हमारे प्रमुख मांगे यही है कि सभी किसानों के लिए सभी फसलों का पूरे साल भर न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदी हो सके, इसके लिए सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी बनाया जाए। वहीं दुर्ग की सुश्री उषा बारले को पंडवानी गायन के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने पंडवानी का प्रशिक्षण प्रख्यात पंडवानी गायिका पद्म विभूषण तीजन बाई से प्राप्त किया है। पंडवानी के लिए उन्हें छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गुरु घासीदास सामाजिक चेतना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही उन्हें भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन द्वारा दाऊ महासिंह चंद्रकर सम्मान से भी सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय पंडवानी गायिका उषा बारले का चयन पद्मश्री के लिए हुआ है। इस चयन के बाद संपूर्ण इस्पात बिरादरी में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और हमारे साथ में उषा बारले जी, हम डायरेक्ट उनसे बात करेंगे। कितना अच्छा लग रहा है कि आज आपका भारत सरकार के द्वारा में पद्मश्री के लिए चयन किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आज मला पद्मश्री से नवाया
नवाजा गिस ओकर लिए मैं यहाँ केंद्र सरकार ला और राज्य सरकार ला बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ। मैं तो ऐसे लगा था कि मैं खुशी के मारे कुछ बोल नहीं सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, वर्षों की साधना है, आज सफल हो रही है। देखा जाए कि पद्मश्री मिलने जा रहा है, कितनी खुशी की बात है। किस तरह से परिवार में माहौल है अभी तो हमारे छत्तीसगढ़ के माहौल बहुत खुश है। बहुत फोन आते, बहुत बधाई आवते, परिवार में के आदमी में सब कोई आकर के बधाई देवते, बहुत खुशी लगा थे। देखिए, 7 साल की उम्र से सुनने में आया कि आप ये पंडवानी गा रही हैं। किस तरह से देखती हैं और कहाँ कहाँ तक आपका ये सफ़र रहा, कैसे कैसे रहा ये सफ़र? मैं तो बचपन से गात हूँ, 7 साल की उम्र से। और गाते गाते मैं तो छोटे छोटे मंच, ओकर बाद में बड़े मंच, गांव शहर, ओकर बाद में देश और विदेश तक के पहुँच गए हूँ। और मोला मतलब कम से कम मंच में प्रोग्राम करते करते मोला 45 साल हो गए कि ये कला में जुड़े। मोला 45 साल हो गए मैं प्रोग्राम देता हूँ जी। 45 साल हो गए हैं अब पंडवानी की गायिका को लेके, और एक बड़ा सम्मान मिला है। अब भविष्य में किस तरह से देखना चाहती हैं कि पंडवानी को कहाँ लेके जाए? हालांकि विदेश तक लेके गई हैं, लेकिन फिर भी भावी पीढ़ी को क्या संदेश होगा और कैसे देखना चाहती हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत सुंदर बात मुझसे पूछे हो। मैं तो पीढ़ी को पंडवानी के शोर में आगे बढ़ाना चाहती हूँ। कब? जब मुला केंद्र सरकार और राज्य सरकार भरपूर सहयोग दी, तभी मैं यहाँ पंडवानी के ये कार्यक्रम ला शिक्षा प्रशिक्षण दे करके पीढ़ी ला आगे बढ़ा सकता हूँ। केंद्र सरकार राज्य सरकार सहयोग करेगा तब। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी उषा वार्ले जी, बता रही थी कि 45 साल का सफ़र इनका कैसा रहा था। आज इनकी आंखों में खुशी के आंसू, और खुशी के आंसू होना भी लाजमी है, क्योंकि भारत सरकार और राज्य सरकार ने एक बड़ा सम्मान इनको दिया है। इनका ये कहना है कि इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक तो पंडवानी को लेकर गई हैं, लेकिन भावी पीढ़ी को संदेश देने के लिए पंडवानी को आगे बढ़ाने का ये प्रयास करना चाहती हैं। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए भिलाई से मिथिलेश ठाकुर। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबरों पर। भारत जोड़ो यात्रा के बाद आज से कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू। रायपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने यात्रा को दिखाई हरी झंडी।